हाय फ्रेंड्स, अपने YouTube चैनल पे अपन अपना लास्ट क्लास को रेगुलर करते हैं फिजिक्स स्टडी पॉइंट सुल्ताना के अंदर। तो देखिए, अपन सर बात कर रहे थे 12th फिजिक्स की, जिसके अंदर हमारे पास चल रहा था चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट में अपन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो इसमें आप पढ़ चुके थे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। फिर आपने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी आपने देख लिया था लास्ट क्लास के अंदर। जो बच्चा इसके बारे में जानना चाहता है तो आपने लास्ट जो वीडियो है उसको आप देख सकते हो अच्छी तरीके से सीखने के लिए, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर आप देख चुके थे कि इसकी यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डिपेंडेंस फैक्टर क्या होते हैं, वो सब बात हो चुकी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है तो वो आपके पास आता है कि एक निकाय है, उसके अंदर बहुत सारे आवेश उपस्थित है ना। और उसके लिए अपन निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए मल्टीपल चार्ज, है ना। तो वो अपन करेंगे। देखिए, अब आज आपके पास जो टॉपिक होगा वो आपके पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, या बहुल आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझिए आप इसको। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि आपके पास कोई एक बिंदुवत आवेश होता है, बिंदुवत आवेश जिसको आपने माना था कोई प्लस क्यू आवेश है। इससे r दूरी पर आपके पास कोई टारगेट पॉइंट था P, जहां पर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था, और वो आपके पास कितनी आ रही थी, E = kq/r²। बेसिकली अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और वो भी किसके रूप में, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको आप r कैप से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला यूज क्यों होगा, है ना, किस तरीके से इसका मान ज्ञात किया जाता है वो देखेंगे। इस फॉर्मूले का प्रूफ भी अपन लास्ट क्लास में देख चुके थे। अब करते हैं, देखिए स्टार्ट, है ना। तो आपके दिमाग के अंदर ये फॉर्मूला जरूर होना चाहिए। आप बहुल आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहते हो, या एक निकाय के अंदर आपके पास आवेश है ना, बहुत सारे, उसके लिए आप ये फॉर्मूला जरूर आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए बच्चा, वार्टी करना क्या है आपको कि सबसे पहले वही है, एक सिस्टम लेके चलेंगे। ये जैसे मेरे पास एक सिस्टम है जिसको आपने बोल दिया x एंड y। एक निकाय है, एक सिस्टम है x एंड y। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे आवेश स्थित है। जैसे आपके पास आ गया Q1 आवेश, सेकेंड आपके पास होगा Q2 आवेश, इसी तरीके से आपके पास होगा Q3 आवेश, चलता जाएगा आपके पास, और लास्ट आपके पास आ गया जैसे Qn आवेश। इन सभी आवेशों के अपन मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश दर्शाएंगे। R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, यह आपके पास हो जाएगी जैसे R3 वेक्टर, R4 वेक्टर। ये स्थिति सदिश आपके पास ये हो जाएगा R1 वेक्टर। ये स्थिति सदिश क्यों लेते हैं, है ना, इसका क्या रोल होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि आपने निकाला था वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, या बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। वहां पे बताया था कि स्थिति सदिश का क्या रोल होता है, स्थिति सदिश क्यों ली जाती है ना। किसी भी बच्चे के अगर डाउट हो तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो एक निकाय है जिसके अंदर हमारे पास n आवेश उपस्थित है, और इन n आवेशों के लिए अपन निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। और वो पर्टिकुलर पॉइंट मेरे पास इतना मान लिया बच्चा, पार्टी आपने ये मान लिया, है ना। और यहाँ पर मैंने एक इमेजेशन कर लिया यूनिट टेस्ट चार्ज को, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, Q0 से। इसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हो जाएगी, R0 वेक्टर। फिर क्या होता है कि इन दो आवेशों की अगर मैं बात करूं, Q1 और Q0, तो इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। उस फोर्स की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, और फोर्स आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अपन निकाल सकते हैं।
और उसको आपने बोल दिया जैसे E01 वेक्टर। उसी प्रकार आपके पास Q2 और Q0 के बीच में हो जाएगा E02 वेक्टर, Q3 और आपके पास Q0 के बीच में E03 वेक्टर, और इसी प्रकार आपके पास क्या आ जाएगा E0n वेक्टर। मतलब कि ये सारे के सारे आवेश है ना, तो Q0 आवेश के ऊपर सुपरइम्पोज हो रहे हैं, है ना। तो ये सब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो वही अपन सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे या अध्यारोपण का सिद्धांत ही इसमें यूज करते हैं। और आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि क्या होंगी ना, वो किसका पालन करेंगी, सदिश योग नियम का पालन करेंगी, या आपके पास वेक्टर समूहों को क्या करती हैं, फॉलो करती है। तो अब मैं कहूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इस निकाय के कारण कुल आपके पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे कि सर आप इसको आपके पास E02 वेक्टर आ गया, E03 वेक्टर, इसी प्रकार E0n वेक्टर, इन सभी को क्या कर दो, एल्जेब्रिक नहीं सॉरी वेक्टर सम कर दो आप, है ना। क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वो आपके पास वेक्टर समूहों को क्या करेगी, फॉलो करती है। तो इसके अंदर Q0 आवेश के ऊपर या इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल कितनी होगी, तो अपन ने वो मान ली E वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल E01 वेक्टर प्लस E02 वेक्टर प्लस E03 वेक्टर, और H1 आपके पास आ जाएगा E0n। स्टेटमेंट देना चाहिए कि किसी एक बिंदु पर या किसी एक आवेश पर निकाय के कारण सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस निकाय में स्थित अलग अलग आवेशों द्वारा उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के तुल्य होती है। मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो वेक्टर सम होगी, जो आपके पास इंडिविजुअल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर शो कर रहे हैं ना, उनका आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा आपके पास। तो E वेक्टर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो E01 वेक्टर, E02 वेक्टर, E03 वेक्टर, E0n वेक्टर। तो यहां से देखिए अगर आप थोड़ा सा डिप्थ में जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपके पास फॉर्मूला था, बेसिकली फॉर्मूले की मैं बात करूं तो E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। मेन फॉर्मूला आपके पास सही था। अब इन दो के बीच में अपन फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, K Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर और R कैप, ठीक है। E01 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 01 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 01 आ जाएगा। आपने केवल और केवल फोर्स की वैल्यू यूज की है यहाँ पर। अपॉन में आपके पास क्या चल रहा है, Q0, तो Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ से K Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप, Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप। आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, आपके पास E01 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, E02 की, E03 की, E0n की। फिर भी अगर आप इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करना चाहते हो और आपको करनी भी नहीं है एग्जाम के अंदर, है ना, तो आपको तो एकदम बिल्कुल ये तो मामला हो गया डिफ्ट का, आपको इतना डिफ्ट में नहीं जाना, आपको फोर्स निकाल के नहीं दिखाना है, फोर्स हम पहले निकाल चुके हैं, है ना। तो आपको करना क्या है कि डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज के कारण शो होती है ना, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। और वो फॉर्मूला देखिए अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार मैं वापस इसका डिस्क्राइब कर दूं कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है पार्टी, वो आपके पास Q है, इससे r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी आपने, वो कितनी आई थी, K अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्मूला लिख देते हैं तो r कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला होगा इसके लिए वो फॉर्मूला क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक है। इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर मैं इन सभी की वैल्यू यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो देखिए मैं बात करूं सबसे पहले E01 वेक्टर की, तो आप क्या कितना लिख दोगे, K Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप। फॉर्मूला क्या आपके पास, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर और R कैप। बात कर रहे हैं सबसे पहले E01 वेक्टर, तो E01 वेक्टर की आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी चल रही है, 01, मतलब कि Q1 और Q0 आवेश के बीच की बात हो रही है। अब वो डिस्टेंस मैंने इन दोनों के बीच की कितनी मान ली, R01 बोल दिया, क्योंकि ये सभी डिस्टेंस होंगी ना, वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये आपके पास कम है, ये और भी कम है, फिर आपके पास ये क्या हो गई,
और ज्यादा हो गई तो डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी, तो इसको आपने अलग अलग बोल दिया कि r01 स्क्वायर r01 कैप। ये r कैप होती है, ये क्या होती है, एकांक सदिश, मतलब कि दूरी होती है r, इसके रेस्पेक्ट में, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इसी की डायरेक्शन में ली गई क्या होती है, यूनिट वेक्टर होती है ना, क्योंकि दोनों क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी। अगर बच्चा बढ़ती अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होती तो साथ में क्या लगता, माइनस लगता, पर अपन माइनस यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई भी दो सदिश होती है, दो वेक्टर होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो उनको किस प्रकार लिखा जाता है, a वेक्टर इक्वल टू माइनस b वेक्टर। ये अपोजिट डायरेक्शन की कहानी होती है, पर यहाँ पर जो एकांक सदिश ली जाती है, यूनिट वेक्टर ली जाती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ली जाती है, किसके रेस्पेक्ट में, आपके पास डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास E01 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार आपके पास E02 वेक्टर, चलो ब्लैक मार्कर यूज करते हैं, E02 वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, K Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 का। इसी प्रकार आपके पास क्या जाएगा, E03 वेक्टर इज इक्वल टू K Q3 अपॉन R03 स्क्वायर R03 कैप। सो इसी प्रकार सिमिलरिटी आपके पास चलता जाएगा, और लास्ट में अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, E0n मीटर की। वही है कि आपके पास अब की बात क्या आ गया, n चार्ज आ गया, तो हमारे पास आ गया K Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। तो हमारे पास सभी वैल्यू आ गई, E01 वेक्टर, E02 वेक्टर, E03 वेक्टर, और सो आपके पास आ गया E0n वेक्टर। ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, आप इस इक्वेशन के अंदर क्या कर दो, पुट आउट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चलो अपन इसके अंदर रखते हैं यहाँ पर इस साइड कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर या Q0 चार्ज के ऊपर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप। सेम आपके पास K Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप। सोन आपके पास चलता जाएगा आपके पास वो ये E03 की वैल्यू रखोगे और लास्ट में E01 की, वो कितनी हो जाएगी, K Q1 अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। इसमें से कॉमन क्या आता है, वो कॉमन ले लो आप। तो वैसा बाटी देखो कॉमन क्या रहा है, इसके अंदर K है, इसके अंदर भी K है, और इसके अंदर भी K है, सभी के अंदर K तो सेम चल रहा है। तो पहले आप K को ले लो कॉमन, ये आपने कॉमन ले लिया। K कॉमन लेने के बाद बचता क्या है यहाँ पर, Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप। इसमें क्या बचेगा, Q2 अपॉन R02 स्क्वायर और R02 कैप, है ना। आपके पास अगेंस्ट में क्या जाएगा, Q3 अपॉन R03 स्क्वायर R03 कैप, और लास्ट आपके पास जो फाइनल आपके पास जो n चार्ज है, Qn चार्ज है, इसके लिए क्या बचेगा, Qn अपॉन R01 स्क्वायर R0n कैप। तो आपके पास जो बचता है ना, उसको आप देख रहे हो कि सभी चल रहे हैं प्लस 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 में, तो प्लस में चलते हैं तो उसको अपन बोल देंगे समेशन, जिसको अपन सिग्मा भी बोल देते हैं, समेशन बोलते हैं। अब देखिए सभी के अंदर आप देखिए चेंज क्या नहीं हो रहा है, एक तो Q है, इसके अंदर भी Q है, इसके अंदर भी Q है, और इस सभी के अंदर Q है ऊपर, है ना। आपके पास नीचे आपके पास क्या आ रहा है, एक तो R स्क्वायर आ रहा है, और एक आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई में R कैप आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखिए आपके पास 0 1 0 0 0 0 आपके पास, फिर वो है 0 0, तो 0 इसमें यहाँ पर और यहाँ पर 0, सभी स्टेप्स के अंदर है 0 0 0 0 0 0 आपके पास, तो आपने 0 लिख दिया। अब बाकी जो बच गया उसको देखो आप 1 1 1 2 2 2 3 3 3 और लास्ट आपके पास n n n, मतलब ये सभी के सभी सेम रह रहे हैं, 1 1 1 2 2 2 सेम रहते हैं। आप इसको एक सेम संख्या मान लो, जैसे इसको मैंने i लेट कर दिया, है ना, i, और i की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है बच्चा बाटी, 1 से लेकर n तक। तो ये हमारे पास एक निकाय के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैसे निकालोगे, एक बार जल्दी से देख लीजिए। एक निकाय लेंगे, उसके अंदर आप n आवेश लोगे, इन n आवेशों के आप मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश शो करोगे आपको, है ना। स्थिति सदिश आने के बाद एक इस निकाय के अंदर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितनी होगी, R0 वेक्टर, क्योंकि आपने इनकी भी स्थिति सदिश शो की थी, तो इसकी भी स्थिति सदिश आपको क्या करनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी, है ना। वो चीज आपके पास आ गई। फिर वही है, इस आवेश के कारण
आप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करोगे तो डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, बाहर की तरफ हो जाएगी। वही Q2 के कारण आपके पास E02 वेक्टर, Q3 के लिए E03 वेक्टर, उसी प्रकार Qn के लिए E0n वेक्टर। और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इस बिंदु के ऊपर, इन सभी जो आपके पास चार्ज है इनके कारण अलग अलग उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग क्या होती है, तुल्य होती है। आप इसको बोल सकते हो अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। और इनकी वैल्यू आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला है E = k/r², जो अपने लास्ट क्लास में प्रूफ किया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इनकी वैल्यू यूज करो, है ना, और इसका कैलकुलेशन कर लो, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास आज टॉपिक था बहुल आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व सपाटी, है ना। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे विद्युत बल रेखाएं तथा इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, है ना, तो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप रेगुलर पढ़ते रहिए, है ना, और रेगुलर आप क्लास लेते रहिए। जो भी समस्या आती है आप उसको आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए कि ये चीज समझ में नहीं आई। अगर कोई डाउट रहता है तो आप वो पूछिए। और बात आ जाती है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर न्यूमेरिकल नहीं कराओगे क्या, तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके अपन एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल कवर करेंगे, है ना। तो और बाकी आपको जो नोट्स की बात आ जाती है तो नोट्स भी बचा पार्टी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स स्टडी पॉइंट सुल्ताना के नाम से, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी आपको मिल जाएगा। और वहां से अपन, है ना, इसके मतलब कि नोट्स भी आपको प्रोवाइड, वहां पर सभी नोट्स डाल रखे हैं, तो वहां से अपन इसके नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। तो रेगुलर पढ़ते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।